दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगती है लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। बाबूजी गायत्री के लिए चिंतित थे। उसकी माँ बीमार जो थी, इसीलिए उनकी इच्छा के चलते बाबूजी ने अच्छा घर वर देखते हुए गायत्री का रिश्ता एक इंजीनियर लड़के से तय कर दिया। गायत्री ने अभी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं की थी कि उसका रिश्ता तय हो गया। परिवार पारंपरिक विचारधारा का होने के कारण गायत्री ने कोई विरोध नहीं जताया। शादी होकर गायत्री ससुराल आ गई। सुहागरात पर पति ने बताया कि वह दुबई जाने के लिए प्रयासरत है, जिसे सुनकर गायत्री के पांव तले से जमीन खिसक गई। ससुराल वाले पहले ही जानते थे, लेकिन उन्होंने गायत्री के पिता को इस बारे में कुछ नहीं बताया। अब शादी हो चुकी थी। लड़की वालों की मजबूरी, अब वे कर भी क्या सकते थे। लड़का दुबई चला गया और गायत्री पीहर आ गई। ससुराल वालों द्वारा कहा गया कि वह 6 महीने बाद आएगा। दुबई पहुंचकर पति महोदय ने वीडियो कॉल करना तो दूर, फ़ोन करना भी लगभग बंद ही कर दिया। वह महीने 2 महीने में एक बार फ़ोन करता था और कहता था कि मैं बहुत बिजी हूँ। तीज त्यौहार पर गायत्री ससुराल जाती, उसे बहुत अजीब लगता, लेकिन धीरे धीरे सास द्वारा तीज त्यौहार पर बुलाना भी बंद हो गया। पहले 6 महीने, फिर वर्ष और इस तरह से 2 साल बीत गए। पति महोदय नहीं आए तो गायत्री के पिताजी का माथा ठनका। एक कमजोर गरीब लड़की का पिता कर भी क्या सकता था। गायत्री के मायके से उनका कोई दूर का रिश्तेदार दुबई में था। उनसे पता चला कि पतिदेव ने तो वहाँ की एक नर्स से शादी कर ली और अपना घर भी बसा लिया है। यह सुनकर गायत्री के परिवार पर बिजली सी गिर गई। सबके लिए यह बात बहुत असहनीय थी। ससुराल पक्ष ने भी यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि हमें पता नहीं था कि हमारा बेटा ऐसी घटिया हरकत करेगा। अब हम क्या कर सकते हैं। इस बात का बाबूजी को जबरदस्त सदमा लगा और वह बीमार माँ से पहले स्वर्ग सिधार गए। हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। गरीबी में आटा और गीला। घर में गायत्री बड़ी थी। उसने परिवार संभाल किसी तरह से पति से डिवोर्स लिया। भाई को पढ़ाया, वह छोटा था। कुछ समय बाद उसकी नौकरी लग गई। इस बीच गायत्री भी प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर रही थी, जिससे खर्चा बहुत मुश्किल से चलता था। गायत्री ने भी अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी। उसने बीएड की, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी की। फिर उसने एक अच्छी लड़की देखकर भाई की शादी भी कर दी। गायत्री की भी सरकारी नौकरी लग गई थी। अब उसे लगा कि जीवन में अच्छे दिन लौट आए। गायत्री का भाई पत्नी सहित जोधपुर में सेटल हो गया। अब माँ अकेली रह गई। गायत्री ने ही माँ को संभाला, उन्हें अपने साथ रखा। गायत्री ने सोचा जो हुआ उसे कौन टाल सकता है, लेकिन जीवन में संघर्ष करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसने आगे पढ़ाई जारी रखी और अपनी पीएचडी कर ली। अब वह हिंदी की प्रोफेसर थी। उसकी पोस्टिंग जयपुर में थी। माँ भी उसी के साथ रहती थी। कई बार माँ कहती थी कि उसे बेटे के पास जाना है। गायत्री यह कहकर रोक देती थी कि अभी भैया की नई नई शादी हुई, उन्हें आराम से रहने दो माँ, फिर तुम्हें उन्हीं के पास तो जाना है। भैया आगे की पढ़ाई की तैयारी भी कर रहे हैं। हंसी खुशी हर रोज़ फ़ोन कर लेते हैं। भैया भाभी को कुछ दिन लाइफ एंजॉय करने दो, अभी आप मेरे पास ही रहो। गायत्री ने ऐसा कहा तो माँ मान गई। ठीक है, जब तू कहेगी तो मैं बेटे बहू के पास चली जाऊंगी। इस तरह 1 साल बीत गया। भाई भाभी एक बार भी यह नहीं कहा कि माँ को हमारे पास भेज दो। भैया ने एक दिन खुशखबरी दी, गायत्री तुम्हारी भाभी पेट से है, तुम जल्दी बुआ बनने वाली हो और माँ दादी। इस खबर से माँ बहुत खुश थी। गायत्री को भी सुकून मिला। चलो अब खुशी भरे दिन लौट आए। माँ का मन पंख लगाकर उड़ने लगा। वह चाहती थी कि वह जल्दी से जल्दी बहू के पास पहुँच जाए, बहू पर खूब लाड प्यार बरसाए, लेकिन गायत्री को छुट्टी नहीं मिल रही थी। गायत्री ने कहा, माँ मुझे जैसे ही छुट्टी मिलेगी मैं तुम्हें भाई भाभी के पास स्वयं छोड़ कर आऊँगी। अगर हम भैया को बुलाएंगे तो भाभी वहाँ अकेली रह जाएगी। इस समय उनका अकेले रहना ठीक नहीं। फिर एक दिन एक अज्ञात व्यक्ति का फ़ोन आया, जिससे जिंदगी में बहुत बड़ा भूचाल आ गया। रात के 10 बजे जो खबर आई उसे सुनकर रोते रोते माँ बेटी का बुरा हाल हो गया। गायत्री के भाई का एक्सीडेंट जो हो गया था, वह बहुत सीरियस हालत में आईसीयू में एडमिट था। गायत्री तुरंत माँ के साथ जोधपुर के लिए रवाना हुई। वहाँ पहुँची तो देखा कि भाई पहले ही दुनिया छोड़कर जा चुका था। माँ के लिए यह सदमा सहन करना बहुत मुश्किल था। गायत्री को एक बार फिर से मजबूत बनना पड़ा। अब माँ के साथ साथ भाभी की जिम्मेदारी भी उसी पर आ गई। भाभी के मायके में उनकी माँ नहीं थी, एक छोटा भाई था।
ऐसे में उन्होंने भी विशेष रुचि नहीं दिखाई। गायत्री माँ और भाभी को लेकर जयपुर लौट आई। भाई का देहांत हो चुका था। उनकी शादी को 2 वर्ष ही बीते थे। भाभी को समझाना बहुत मुश्किल था, लेकिन वह क्या करती। जैसे तैसे करके भाभी और माँ दोनों का सहारा बनी। जीवन भर गायत्री कर्तव्य ही निभाती रही। अब भाभी की प्रसव की जिम्मेदारी भी उस पर थी। उचित समय पर भाभी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। पहली बार भतीजी को गोद में लेकर गायत्री फूट फूट कर रोने लगी। अब परिवार में 4 प्राणी थे, माँ, भाभी, भतीजी और स्वयं गायत्री। चारों का खर्चा गायत्री अकेली ही उठाती थी। इस उम्र में माँ भी बीमार रहने लगी थी। उनकी दवाइयों का खर्चा भी बहुत अधिक हो जाता। गायत्री जिंदगी की समस्याओं में इस कदर उलझी कि अपने लिए सोचना ही भूल गई। छोटी बच्ची का अधिकतर समय गायत्री के साथ बीतता। गायत्री ने भाभी की पढ़ाई दोबारा से शुरू करा दी ताकि वह भी अपने पैरों पर खड़ी हो सके। फिर भाभी की छोटी सी नौकरी भी लग गई। वहीं पर एक कलीग से भाभी की नज़दीकियां बढ़ने लगी। शायद वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। इसकी भनक जब गायत्री के कानों में पहुंची तो गायत्री ने स्वयं आगे बढ़कर इस रिश्ते को स्वीकार किया। भाभी की सहमति लेकर उनकी दोबारा शादी कर दी गई, लेकिन लड़के ने शर्त रखी कि वह रीतू भाभी को उसकी बेटी के साथ स्वीकार नहीं करेगा। शादी करके रीतू अकेली ही उसके घर आएगी। गायत्री ने यह शर्त भी स्वीकार कर ली कि बच्ची का पालन पोषण मैं करूंगी। लड़के ने आश्वासन दिया कि वह भी गायत्री को भाई की कमी महसूस नहीं होने देगा। गायत्री को यह सुनकर अच्छा लगा। गुड़िया धीरे धीरे बड़ी होने लगी। रीतू भाभी हर तीज त्योहार पर अपनी बेटी के पास आती। रक्षाबंधन पर रीतू का पति गायत्री से राखी बंधवाता था। धीरे धीरे भाभी का आना कम होता चला गया। गुड़िया बड़ी हो रही थी। उसने इंटर पास कर ली, मेडिकल में एडमिशन हुआ। सारा खर्चा गायत्री ने उठाया। रीतू की तरफ से सिर्फ ऊपरी दिखावा ही था। उन्होंने बेटी की जिम्मेदारी नहीं ली। समझ नहीं आता, कुछ लोग सिर्फ पैदा ही इसलिए होते हैं कि उन्हें दूसरों की तकलीफ में सहारा बनना होता है। वे ऐसे पेड़ होते हैं जो सिर्फ फल देते हैं, स्वयं नहीं खाते। गुड़िया बड़ी हुई। गायत्री ने अच्छा लड़का देखकर उसका विवाह तय कर दिया। उसकी ससुराल भी यूपी में ही थी, परंतु दामाद की पोस्टिंग चेन्नई में थी। शादी का सारा खर्चा गायत्री ने उठाया। रीतू और उसका पति तो मेहमानों की तरह हाथ हिलाते हुए शादी में पहुंचे थे। वे दोनों रिश्ते निभाने, फोटो खिंचवाने और रस्म अदा करने में सबसे आगे थे, लेकिन जेब से एक पैसा नहीं खर्चा। शादी के 3 महीने बाद पहली बार गुड़िया गायत्री के पास आई। गुड़िया बहुत खुश थी। उसने बताया कि वह पति के साथ विदेश सेटल हो रही। कुछ दिनों बाद गुड़िया विदेश चली गई। गायत्री ने भाभी की शादी कराई, भतीजी को पढ़ा लिखा कर उसकी भी शादी करा दी। अंतिम समय तक माँ की सेवा की, लेकिन अब स्वयं की रिटायरमेंट के मोड़ पर है। वह बिल्कुल अकेली, वक्त काट खाने को दौड़ता है। समस्याओं में उलझी गायत्री यह समझ ही नहीं पाई कि उसकी जीवन की सांझ कब हो गई। बुढ़ापे में शारीरिक भूख परेशान नहीं करती, परेशान करता है अकेलापन। गायत्री ने हंसते हुए इस अकेलेपन की दवा भी खोज ली। वह एक स्वयंसेवी संस्था की सहायक बन गई। शायद उसका जीवन एक भुक्तभोगी का ही था जो सिर्फ दूसरों के लिए था। आज गायत्री 70 वर्ष की हो गई, एकदम अकेली। आज वह अपने जीवन के बीते को पलट कर देखती है तो हर एक पन्ना बहुत विचित्र है। रोज शाम ढलती है, सूरज निकलता है और जीवन का एक दिन कम हो जाता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।